नमस्कार, मैं सतीश कमेटी एकलव्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी के पहले सेक्शन में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 कवर कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी के जितने भी सेक्शंस हैं जो इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से नेसेसरी हैं, जो जरूरी हैं, उन्हें कवर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इनके जो क्लासिफिकेशंस है उनको डिस्कस कर लिया है और उसमें जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमी की मुख्य जो परेशानियां होती है वो क्या होती हैं। जरा देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या बताई गई है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या बताई गई है इकोनॉमी की? कृषि, पिछड़ापन, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और नवोन्मेषण यानी कि इनोवेशन। ये सारी चीजें आप एक्टिविटीज के फॉर्म में भी देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम इन्हें क्यों कहा गया है। कृषि से जुड़ी हुई चीजों में भी हम देखेंगे कि उत्पादन होता है। उत्पादन उनका होगा जिनका कंजम्पशन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनली यहाँ पे हम जीडीपी की बात करते हैं कि वो चीजें जो प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र से, जिसे हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इनमें ये सारी चीजें आती हैं। तो कहां कहां से आ सकती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। अब कृषि बेसिकली कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि को हम कई रूपों में देख सकते हैं कि उसकी परेशानियां क्या हैं, कि क्या चीजें उगानी चाहिए। पहली चीज हमने देखी थी कि कृषि में जो चीज हम उगाएंगे, जिस चीज का उत्पादन करेंगे, क्या वो इंडस्ट्रियल वर्क के लिए होना चाहिए या फिर हाउस होल्ड वर्क के लिए होना चाहिए। घरेलू उत्पादन, घरेलू कंजम्पशन के लिए वो चीज उत्पादित की जाएंगी या फिर इंडस्ट्रियल पार्ट के लिए हम उसे डेवलप करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे बेसिकली। तो कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है कि अब अगर हम ये देख लें, पहली चीज कि इनको डिस्कस कर लेते हैं छोटा, उसके बाद फाइनली एक दूसरे से इंटीग्रेटेड लिंक, ये पीपीटी है तो समझ में आएगा। ये कहता है अगला पोर्शन, पिछड़ापन यानी बैकवर्डनेस। इकोनॉमी में बहुत सारी बैकवर्डनेस है, बहुत सारा पिछड़ापन है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। किसी भी तरह से आप देखें तो पिछड़ापन हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से विद्यमान होता है। पिछड़ापन, फिर शिक्षा के बारे में भी देख लिया। शिक्षा किसे चाहिए, किस उम्र की, कौन सा आयु वर्ग होगा जिन्हें हम एजुकेट करेंगे, वो सारी चीजें। फिर बेरोजगारी, मोस्ट प्रोबेबली बेरोजगारी हर देश में आपको देखने को मिलेगी। बेरोजगारी में यहाँ एक चीज और है जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि बेरोजगारी स्टेबल नहीं होती है। जिस जनरेशन के पास, आज की जनरेशन के पास यदि बेरोजगारी की मात्रा कम है, अगर 10% की बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में है और आगे आने वाले समय में वो बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो हमारे पास बेरोजगारी की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। वो दूसरी भी चीजों को इंटेंसिफाई करता है। बेरोजगारी की समस्या से अर्थव्यवस्था में एक तरह का भूचाल ही आता है। बेरोजगारी कम हो या ज्यादा हो, एक परेशानी ही है। तो उसको भी देखते हुए कुछ निर्णय लिए जाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले बेरोजगारी हो गई, फिर स्वास्थ्य हो गया, फिर मुद्रास्फीति यानी महंगाई हो गई, और फिर नवोन्मेषण यानी इनोवेशन हो गया। चीजें नई बनाई जाती हैं, नए डिजाइन किए जाते हैं, जरूरतें देखी जाती है कि पिछले डिजाइन क्या ये थी, कोई चीज ऐसी जिसकी जरूरत हमें थी, लेकिन उस चीज की जरूरत में अब कुछ बदलाव आ गया है। कल आपको जिस तरह के जूते फिट आते थे, उस जूते में शायद आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता था। आज उसके हिसाब से उसमें की जो कंफर्टेबिलिटी है, जो उसका फैब्रिक होगा, जो उसमें मटेरियल्स लगेंगे, उसमें बदलाव किए जाएंगे। नवोन्मेषण ये हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि कोई कंप्लीटली नई चीज होगी जो आपकी जरूरतों को वर्तमान समय में, जैसे कि आप देखते हैं वर्तमान समय में यहाँ पे शुद्ध वायु की अत्यंत कमी होती जा रही है। बढ़ता प्रदूषण, कटते हुए पेड़ और शहरों की बढ़ती हुई आबादी, धीरे धीरे बढ़ रहे ढेर सारी फैक्ट्रियां, ये वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वायु प्रदूषण के कारण आप ये देखेंगे कि हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। शुद्ध वायु की एब्सेंस में, उसकी कमी में, यहाँ हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। परिवार के छोटे बच्चों से लेके बड़े और मध्यम स्तर के जितने भी युवा वर्ग हैं, उन सभी को खराब वायु के कारण कहीं ना कहीं एक रोग उनके शरीर में विद्यमान होता है। मुख्य रूप से ये हमें श्वास के माध्यम से ही होता है। अब अगर ऐसे हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती है, श्वास अगर शुद्ध ना मिले, तो उस कंडीशन में
हम ये देखेंगे रोगों का शिकार ज्यादा होंगे और हमें हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो हमारी पॉकेट के ऊपर में असर करती है। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो मॉडर्न इनोवेशन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे चीजें कुछ नई क्रांतिकारी बदलाव किस तरह से लाई जा सकती है। कुछ नई चीजें जो हम देखेंगे वो ये हो सकता है कि एयर फिल्टर, आप देखते हैं कि यहाँ पे एयर को फिल्टर करने वाली मशीनें जो घर पे भी आपको देखने को मिलेंगी, ऑफिस में भी देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों की भी हमें जरूरत है और इन्हें इजाद किया गया है। या तो इनकी जरूरत नहीं थी या तो इनकी जरूरत थी, और या तो फिर इन्हें डिमांड के थ्रू इनकी जरूरत बताकर डिमांड इनकी क्रिएट की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं नवोन्मेषण में हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें भी आज हमको मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने एक चीज की डिमांड क्रिएट की ये बताते हुए कि क्योंकि उसकी परेशानी है, समस्या ऐसी कुछ है हमारे सामने, हम इस तरह दृश्य परेशानी के लिए ये चीजें लेकर आ रहे हैं। तो इन चीजों को भी, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए हमने इनोवेशन किया है, कुछ चीजें बदली हैं। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ डिसीजन लेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीजों में से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 हेड्स के अंदर में चीजें आपको दी हुई है। तो इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद में हम ये तय करेंगे कि क्या निर्णय हमारा होना चाहिए। वो निर्णय प्रभावित करता है प्रोडक्शन को भी और कंजम्पशन को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी, और एंटायर जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होती है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालती है। कैसे डालती है जरा देखें। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि आपको क्या उत्पादन करना है। दूसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है। थर्ड, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे करना है। अब इन्हें कोरिलेट करके देखते हैं। अब जरा 1 बाय 1 इनके साथ कोरिलेट करके देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, आप यहां पे सेक्शन देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, एक देखेंगे हाउस होल्ड, यानी घरेलू उपयोग के लिए लाई जाने वाली चीजों का या तो आप उत्पादन करेंगे कृषि क्षेत्र से, ये क्या हो सकता है, अनाज। दूसरा, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हैवी मशीन हो सकती है, हैवी मशीन, भारी भरकम मशीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भारी भरकम शायद मशीन बना सकते हैं। किस चीज के लिए, कृषि ध्यान में रख रहे हैं। क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से हम देखें कि अगर कृषि क्षेत्र से सेकेंडरी सेक्शन में कुछ आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप अनाज लेकर के आ रहे हैं तो उसकी मिलिंग होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम उसको देखते हैं। फैक्ट्री में आ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, उसकी पैकेजिंग होगी उसके बाद। तो हम मशीन बेस्ड भी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल, और दूसरा अनाज को देख रहे हैं कृषि क्षेत्र के अंदर में कि हम हाउस होल्ड के लिए भी उत्पादन करेंगे। जैसे अनाज आप कर रहे हैं कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है, कृषि क्षेत्र में कुछ सहूलियत लानी है, बैकवर्डनेस से बाहर निकलना है। बैकवर्डनेस ये हो सकता है कि आप कल हल यूज कर रहे थे, फिर ट्रैक्टर यूज कर रहे थे, आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई एआई फैसिलिटी वाली कि आपने एक खेत में एक मशीन को रख दिया और उसने अपने पूरे फील्ड का मैप तैयार कर लिया। अब उसे आप बस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो उसे जोतना शुरू करता है। जो काम एक ट्रैक्टर कर रहा था वो अब ये नई मशीन कर रही है। तो यहाँ इनोवेशन से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो ये काम कर रहा है। तो कृषि से जुड़ी हुई जो नई चीजें बन रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीजें बन रही है, एक कि इंडस्ट्रियल, यहां से अनाज जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फैक्ट्रियों में, और उसे प्रोसेस करने के लिए हैवी मशीन्स भी बनाई जा रही है। डिसीजन ये कि प्रोड्यूस क्या करना है। एक कृषि से जुड़ी हुई चीज की हैवी मशीन आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बना सकते हो। दूसरा, कृषि क्षेत्र में ही आप क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हो और ट्रैक्टर को रिप्लेस करके नई मशीन बना रहे हो। तीसरा, कृषि क्षेत्र में हमको क्या उगाना है ये भी सोच रहे हो। कृषि से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कृषि क्षेत्र में हम क्या उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। तो अनाज उगा रहे हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा, हाउस होल्ड में क्या हो सकता है कि हम कपड़े के लिए यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे रुई बना रहे हैं, हम और चीजें दूसरे देख सकते हैं जैसे फैब्रिक, सिल्क तैयार कर सकते हैं। तो आप अलग अलग वेराइटी ऑफ थिंग्स यहाँ पे देखते हैं, रेशम, जूट और दूसरी सारी चीजें जो कपड़े बनाने में, बारदाने बनाने में इस्तेमाल में आ सकती हैं। इन चीजों का हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं कृषि क्षेत्र से, ये जिन बातों को हमने डिस्कस किया, तो वो चीजें आप प्रोड्यूस करेंगे, यानी आप उन चीजों का उत्पादन करेंगे।
फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसे मैंने बताया क्या क्या, एक मैंने बताया कि आप हाउस होल्ड के लिए यानी घरेलू चीजों के लिए कपड़े पहनने की चीजें हो सकती है, वो खाने की चीज हो सकती है, हो सकता है कि आप वो सीधे सीधे इंडस्ट्रियल यूज के लिए फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है, और कृषि से ही जुड़ा हुआ कि आप कृषि क्षेत्र में ही ट्रैक्टर बना रहे हो, अदर मशीन्स बना रहे हो, अदर इक्विपमेंट्स विच हेल्प्स यू इन फार्मिंग, इन कल्टीवेशन। तो इस तरह की चीजों को भी आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। किसके लिए बना रहे हो, तो मैंने बोला कि एक हाउस होल्ड हो गया, दूसरा इंडस्ट्री हो गया, तीसरा डायरेक्ट हो गया, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बना रहे हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में जब आप आते हो तो आपको ये भी देखना है कि कैसे, कितनी पूंजी लगाएंगे, कितनी मशीन उसमें लगेगी, कितना उसमें रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल लगेगा, ये सारी चीजें मिलकर कैसे हम उसको तैयार कर सकते हैं, कैसे हमको उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है। कच्चा माल लगेगा, एक चीज तो ये हो गया। आप चाहे कोई चीज बनाएं उसमें कच्चे माल के रूप में आपको एक वस्तु तो चाहिए ही चाहिए होगी। आप चाहे उसको डायरेक्ट जमीन से खोद कर लाएं, या फिर खेतों के माध्यम से लेकर आए, या फिर आप किसी फैक्ट्री से लेके आए। फैक्ट्री में जो चीज बन रही है, मान के चलिए आप भारत का जो फ्लैग है इस समय हर घर तिरंगा योजना के तहत जो अभियान था, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो ढेर सारे बहुत बड़ी मात्रा में, ताकि यहाँ की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या अपने घरों में तिरंगा लगा सके, तो उसे देखते हुए हमने कपड़े भारी मात्रा में प्रोड्यूस किए होंगे, और उसके बाद वो प्रोड्यूस्ड जो मटेरियल है, जो कपड़े हैं, जो तिरंगे के 3 रंग हैं, इन 3 रंगों को हमने स्टिच किया होगा। अलग अलग कलर के कपड़े, केसरिया, सफेद और हरा रंग, इन तीनों कलर्स को मिलाया होगा। तो फैक्ट्री से बन के कपड़े आ रहे हैं, खेत से आ रहे हैं, आपके पास जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, फिर फैक्ट्रीज में आके वो धागे बन रहे हैं, धागे बनने के बाद कपड़े बन रहे हैं, कपड़े कट रहे हैं, फिर उनका एक तिरंगा बन रहा है। और भी दूसरी चीजें, दूसरे क्लोथ्स देख लीजिए, जैसे आपके डेली यूजेज के क्लोथ्स हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कच्चे माल के रूप में पहले खेतों से आया, खेतों में से आया, फिर वो धागा बना, धागा अब दूसरे कपड़े बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो कच्चा सामान है यहाँ पे, यानी कि अनप्रिपेयर्ड, अनफिनिश्ड गुड्स है, आप उसको फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, उसको प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको बनाएं, उसके लिए मशीन लगेगी, उसके लिए लोग लगेंगे, उसके लिए एक जगह लगेगी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम यहाँ पे देखते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 चीजें हम देखते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने वाला होगा एक उद्यमी, यानी कि एक इंटरप्राइज। अब हम 3 चीजों में कैटेगराइज कर रहे हैं यहां से। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। पिछड़ापन, शिक्षा, बेरोजगारी, एक ये 2 ऑप्शंस ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य को मैं डायरेक्ट लूं तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, दवाइयां, फिर किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, वो पेशेंट्स यानी मरीज, मरीजों के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लैब या फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। फार्मा कंपनी की लैब्स में ये सारी चीजें तैयार होंगी। तो हमने देखा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें में क्या डिसीजन लेने हैं, हमको बनाने हैं दवाइयां। आप एज एन एंटरप्राइज, आप एंटरप्रेन्योर के हिसाब से जब सोचते हैं तो ये देखेंगे कि क्या चीज आपके बिजनेस को सूट करती है, आप किस चीज को फोकस करते हुए बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। आपके ऊपर आपकी इफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी नॉलेज, आपकी जॉब स्किल्स जो हो सकती हैं, उसके हिसाब से आप देखकर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। मान के चलिए आपका बिजनेस ये हो सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से आप जुड़कर काम करें। तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर काम करने के लिए आपको ये होगा कि बिजनेस चलाना है तो फार्मा कंपनी खोलनी होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलेंगे तो प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा, दवाई बना रहे हैं तो किसके लिए बनाएंगे, मरीजों के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वहां आपको कुछ रिसर्चर्स चाहिए होंगे कि दवाइयां कैसे बनती हैं, वो किस तरह की डिमांड मार्केट में है, किस तरह की चीजें किस तरह के मरीजों को लगते हैं। तो आप ये ऑप्ट करेंगे कि आप बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए बनाएंगे, या फिर जनरल वीकनेस के लिए कोई हो सकता है, डेडिकेटेड टू वुमन हो सकता है, डेडिकेटेड टू मैन्स हो सकता है, डेडिकेटेड टू एनिमल्स हो सकता है। तो आप वैरायटी ऑफ थिंग्स, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपका डिसीजन ये होता है यहाँ पे कि आपको कौन सा बिजनेस पहले शुरू करना है, या आपकी
जो चीज आपकी मंशा जो होगी कार्य करने के क्षेत्र में, तो कौन सा आप कार्य शुरू करेंगे। कार्य जब आप शुरू करेंगे तो आप प्रोड्यूस क्या करेंगे, कैसे किसके लिए करेंगे और कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास साइंटिस्ट होने चाहिए, आपके पास वो लोग जिनको केमिकल कंपोजिशन का ठीक नॉलेज हो, तो वो आपको रिसर्च बेस्ड उस तरह की दवाइयां बना के देंगे। नया दवाई हो सकता है या फिर जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसी में से उस दवाई को बना के आप ऑफर करेंगे इन मार्केट। तो आप यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में ये चीज आपके डिसीजंस हो सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं इसको कहने और समझाने के। लेकिन क्या है कि आपको तीन चीजें जो मुख्य परेशानी है, वो तीन चीजें जो परेशानी होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये तीन बातें मुख्य होती हैं। फिर अगर मैंने यहाँ पे शिक्षा की बात की, एक किताब लिख लेते हैं। चलो हम अगर किताब लिख रहे हैं तो मुझे डिसीजन क्या लेना होगा, मैं क्या सोचूंगा, प्रोड्यूस करना है, एक किताब करना है, मैंने सोच लिया। शिक्षा जगत से निकल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक मुझे बुक लिखनी है, एक बुक लिख रहा हूं मैं। ये बुक प्रोड्यूस तो मैंने करने का सोच लिया, लेकिन किसके लिए करूंगा, क्या स्कूल बेस्ड एजुकेशन के लिए मैं किताबें तैयार कर रहा हूं, या फिर कॉलेज बेस्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी बेस्ड हो सकता है, या फिर जनरल एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, कोई नॉवेल आप लिख रहे हैं, कोई स्टोरी बुक आप लिख रहे हैं। अगर ये नहीं है तो और क्या हो सकता है जिसको हर वर्ग पढ़े, स्कूल एज के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आप कॉलेज एज की जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बुक हो सकती है। हो सकता है कि इन तीनों चीजों से हट के आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए ये बुक ऑफर कर सकते हैं। कौन हो सकते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को रिसर्च आप तैयार करके दे रहे हैं कि ये कुछ नए इन्वेंशंस हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, कुछ नई दवाइयां आई हैं, कुछ नई बीमारियों की पहचान हुई है, कुछ नए शोध हुए हैं, इसको डेडिकेट करके आप क्या किताब छाप सकते हैं, एक किताब बना सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, आपने पहला चीज निष्कर्ष निकाला। दूसरा चीज किसके लिए बनाना है आपने वो देखा, फिर कैसे बनाना है वो देखेंगे, फिर हाउ टू प्रोड्यूस में आप ये एक चीज सोच करके देखिए कि आपके पास रिसर्च, एक किताब के लिए आपके पास रिसर्च होना चाहिए। हो सकता है कि आप इतिहास की किताबें पढ़ें, शायद आप नए जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जो नई थीसिस लिखी जा रही है, जो नए कुछ असाइनमेंट्स तय किए जा रहे हैं यहाँ, उनको ध्यान में रखते हुए शायद आप ये किताब लिखें। तो आपने क्या देखा, जब भी किसी भी इकोनॉमी में किसी भी तरह की चीजें एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकती है, बशर्ते वो अर्थ से जुड़ी हो। अगर यहाँ पे अर्थ शामिल है, यदि इसमें मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, इकोनॉमी है, अगर वो एक्टिविटी, तो हम ये जरूर देखते हैं कि वहां पे डिसीजन आपको लेना जरूरी होगा। डिसीजन लेंगे तो वो तीन ही डिसीजन होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये तीन चीजों को ही हम इकोनॉमी में प्रॉब्लम के रूप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। देखिए, सबसे पहली चीज हम फोकस करते हैं ग्रोथ के ऊपर में, अगली चीज फोकस करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर में। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कभी कभी हम इस तरह से दोनों का ही अर्थ विकास मान करके चलते हैं, लेकिन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है कि ग्रोथ को वृद्धि कहा जाता है और डेवलपमेंट को विकास कहा जाता है, और दोनों के जो मायने हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। जब ग्रोथ होगा तो उसमें मात्रा यानी कि क्वांटिटी होगी, वहां पे क्वांटिटी होगी, और यहां क्या होगा, डेवलपमेंट में एडिशन होगा। एडिशन क्या होगा, गुणात्मक यानी क्वालिटी। क्वालिटी के साथ आपको, क्वांटिटी के साथ आपको यहां पे क्वांटिटी भी मिलेगी। ये चीज हमने देखा, मात्रा प्लस गुण, मात्रा प्लस गुण, ये दो चीजें आपको डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगी। अब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम
और थोड़ा सा इलॉबरेट करके देखें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे थोड़ा और इलॉबरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पलरी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, मैं अगर ग्रोथ को भी थोड़ा सा पहले अंडरस्टूड कर लूं या हम समझने की कोशिश करें, तो ये देखते हैं किसी भी तरह की चीज जो आपके सामने निर्माण होके या दिख रही है चीज, वो बन रही है, हुई है, उसके अस्तित्व का आपको बोध है, आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम उसे वृद्धि मानेंगे। क्या चीजें हो सकती हैं? पहली चीज, आप ये मान लीजिए कि एक सड़क आपके पास है, एक भवन आपके पास है, कोई संसाधन के रूप में कोई कार या कोई औजार आपके पास में है, किसी प्रकार का वो टूल हो सकता है, किसी प्रकार का वो और कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसका आप सदुपयोग कर सकें। तो कार भी हो गया एक एसेट के रूप में, फर्नीचर हो गया एक एसेट के रूप में, एक एसेट के रूप में बिल्डिंग भी हो गई। आप इन सभी चीजों को वृद्धि के रूप में देखते हैं। कुर्सियां, पेन, मोबाइल, वेरियस अदर थिंग्स, फर्नीचर्स, हम इन सबको क्या मानते हैं? वृद्धि। चीजें बढ़ी हैं, चीजें दिख रही हैं, चीजों का बोध है। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे आपको सुख प्राप्त होता है, उससे अगर आपके जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। कल तक आपके पास चेयर थी, आज आपके पास सोफा है। आपके पास कल तक फोल्डेबल पलंग थी और आज आपके पास महाराजा पलंग है, 7x7, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, इस साइज का आपके पास पलंग है, महाराजा पलंग, काफी ऊंचा, काफी बड़ा। जितना बड़ा पलंग है उसके हिसाब से ज्यादा बड़ी आपको एक कमरे की जरूरत होगी, यानी कि कमरा भी छोटा नहीं है। कल तक आपकी जरूरत में छोटा घर और छोटे फर्नीचर थे, सीमित मात्रा में। आज परिस्थिति बदल गई है, यानी कि जो चीज आप खर्च कर कर नई चीजें ले रहे हैं, वो ही चीजें आपको अधिक सुख और सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे आपके जीवन का जो स्तर है, रहने का स्तर है, उठने बैठने का जो प्रभाव है समाज में, उसमें बदलाव आया है। यह गुण दिखाता है। तो वृद्धि में चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी, उनका इस्तेमाल करके अपने सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जीवन स्तर में बदलाव लाते हैं। यह कहलाता है डेवलपमेंट। यानी कि पहली चीज, रिक्वायरमेंट ये है डेवलपमेंट की कि ग्रोथ होना जरूरी है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में, मात्रात्मक रूप में आपके सामने कोई चीज मौजूद हो और उसमें बदलाव हो, उसका उपयोग करने से आपके जीवन स्तर में सुधार हो, बदलाव आना चाहिए इस तरह का, यह कहलाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तभी होगा जब ग्रोथ होगी। विदाउट डेवलपमेंट देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। क्योंकि एक क्रम जब चालू हो जाएगा, पहली चीज की ग्रोथ होनी चाहिए और ग्रोथ कंटिन्यू तभी करेगा जब डेवलपमेंट होगी। कहने का मतलब इतना ही है। तो ग्रोथ होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए। जहां ग्रोथ और आगे बढ़े, फिर उसमें और डेवलपमेंट हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोशियो पॉलिटिकल टर्म्स में सामाजिक और आर्थिक रूप में बढ़ना चाहिए। तो हमने देख लिया इकोनॉमिक में कि चीजें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हों, सड़क, भवन, डैम्स, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल सेंटर्स, एज वेल एज दी गवर्नमेंटल और पब्लिक एजुकेशनल और हेल्थ केयर सेंटर्स, ये होनी चाहिए। इन चीजों के होने को हम क्या कहते हैं? क्योंकि कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं। ये एक्टिविटी हो रही है और उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, और इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर वो हो रही है और उनका वृद्धि हो रहा है, तो उससे हमको स्कूल के होने से क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगी। एक शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाएगा। यदि वो किसी तरह की सरकारी नौकरी पा नहीं सकता है, तो हो सकता है कि वो अपने लिए स्वयं खुद की नौकरी की व्यवस्था करे,
यानी वो अपना मालिक ही है। किसी के नौकर होने से बेहतर है कि आप अपने मालिक हो जाएं। आप अपने लिए दुकान खोल सकते हैं, आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, पारिवारिक कार्य में आप सहयोग दे करके उसे और ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। तो गुणात्मक बदलाव आने चाहिए। शिक्षा है, शिक्षा का भवन है, शिक्षा का मंदिर, स्कूल, विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी आप देखते हैं, तो उनसे आपको गुणात्मक बदलाव महसूस होगा। ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो चीजें आपने समझ ली। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये दो चीजें मैंने समझ ली हैं, तो क्या चीजें और शेष रह गई जो मुझे समझना है? हमने सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ को समझा है। बाकी ये है कि क्या इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिपेयर कर सकता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसे तैयार करना है, मेरी आंसर राइटिंग क्या हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। टेक्निकली उसको कैसे डील किया जाएगा, वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है आपके सामने। इकोनॉमिक ग्रोथ में बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि ब्रिंग्स लेकर के आता है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक बदलाव, चेंजेस यानी बदलाव, आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक बदलाव लाता है इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में बदलाव लेकर आता है। किस तरह की मात्रात्मक? फर्स्ट थिंग। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है द ग्रोथ ऑफ द नेशनल और पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? यह दर्शाता है ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, बदलाव को दर्शाता है या फिर मात्रात्मक बदलाव को दर्शाता है। कहने का मतलब वृद्धि हो रही है। जहां भी यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि हो रही है। कहां हो रही है? वो नेशनल इनकम के फॉर्म में हो रही है। साथ ही साथ कहां हो रही है? पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, एक एक व्यक्ति की आय बढ़ रही है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में पूरे देश को समग्र रूप से लेते हैं, पूरी आबादी को हम काउंट करते हैं। तो इन टोटल आबादी की टोटल इनकम क्या हुई? 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 125 करोड़ भारतवासी हुए। तो 125 करोड़ भारतवासियों की टोटल आय जोड़ दी जाए तो क्या होगी? ये एक हमने ले लिया। अगर मैं उसी को डिवाइड कर देता हूं, ये 125 करोड़ की आबादी है, यहां ये आबादी हो गई और इनकी आय हो गई 1 लाख। अगर मैं इसे बांट दूं तो मुझे आएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो हमने देखा पर कैपिटा इनकम और उसको नेशनल इनकम। नेशनल यानी अगर यहां लिया जाए, ये हो गया नेशनल, अगर उनको तोड़ दिया जाए इतने में, पॉपुलेशन दिस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो जो सिंगल इवेंट एक व्यक्ति के लिए जो आ रहा है उसको पर कैपिटा बोलेंगे। कि ये टोटल आय है, तो एवरेज रूप से एक आदमी कितना कमाता है, ये एक आदमी की प्रति व्यक्ति आय हो गई। हमने ये 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज, ये बताता है आर्थिक विकास, बताता है चेंजेस इन, बदलाव हो रहे हैं कुछ, बदलाव कहां हो रहे हैं? इनकम, आय में। आय सेविंग्स यानी बचत, फिर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश,
along with के साथ साथ, along with साथ साथ, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील बदलाव हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक, प्रगतिशील बदलाव हो रहे हैं इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक, ये कहता है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, देश के जो सामाजिक आर्थिक स्तर में जो बदलाव आ रहा है, जो उसके ढांचे में बदलाव आ रहा है, उसको बात करता है कि ये भी यहां भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल, फिर टेक्नोलॉजिकल, ये दो तरह के बदलाव। कहां? अल्टीमेटली क्या है, चीजें बना दी गई हैं भवन के रूप में, सुविधाओं के रूप में, लेकिन वो सुविधाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं, संस्थागत बदलाव हो रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखने मिलेंगे। ये दो चीजें हो सकती हैं, ये दो चीजें बताएंगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली टेक्निकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग में कैसे इंक्लूड करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। इनके डिफरेंसेस में पहली चीज है कंपैरिजन, है एक तरह का कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन बोल दो या फिर डिफरेंस बोल दो, कंपेयर करके देख रहे हो कि ये चीज क्या कहती है, वो चीज क्या कहती है, इसमें कौन सी चीजों को हम शामिल करें, किस तरह से उनका माप कर सकते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। बेसिस, एक साइड पे बेसिस है सारे और दूसरे सब यहाँ पे हेड्स हैं। बेसिस में पहली चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिस क्या है, इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज, ये जो जिसकी हम बात करें ये क्या है, इंक्रीज इन रियल आउटपुट। रियल आउटपुट, ठीक है, रियल आउटपुट कौन सा, रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। देश में जो वस्तु है और सेवा है, वस्तु और सेवा, देश में जो वस्तु और सेवा रियल आउटपुट के रूप में है उसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ोतरी होगी। और ये किस तरह की होगी, और रियल आउटपुट कहने का मतलब क्या होता है, जब महंगाई को या मुद्रास्फीति को हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं करंट प्राइस में, तब 2 साल ले लेते हैं हम, 2 डिफरेंट ईयर्स, 2018 ले लेते हैं और वर्तमान समय 2022 ले लेते हैं। दो वर्ष हमने ले लिए, 2018 2022। 2018 को हमने क्या मान लिया, आधार, आधार वर्ष के रूप में माना, और 2022 को हमने वर्तमान, करंट। क्लियर है? 2018 में अगर किसी वस्तु की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो थी वो ये है 100 रुपए, किसी भी वस्तु की जो वैल्यू थी, जो उसका प्राइस था वो 100 रुपए था। अभी 2022 में आकर के वो 120 रुपया हो गया है। ठीक, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो चीज कल तक 100 की थी आज 120 में मिल रही है। फर्क कितना आ गया, महंगाई का 20 रुपए। जब हम इसको एडजस्ट करके ये बताते हैं कि वर्तमान में महंगाई को अगर हटा दी जाए तो वस्तु का दाम जो है
वो आखिर में ये होता है, महंगाई 20 रुपए की है, तो हकीकत में उसका प्राइस कितना होगा? 100 ही है। विकसित हुए हैं, लेकिन हो सकता कैलकुलेशन में चीजें और बदलती हैं। एक रफ स्केच, एक एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको बताया, लेकिन असल जो यहाँ पे चीजें बदलेंगी वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, आंकड़े होंगे, तब जाके आपको चीजें देखने को मिलेगी कि वर्तमान में बेस ईयर अभी जो प्राइजेस है किसी भी गुड्स एंड कमोडिटीज के, सर्विसेज के, उसमें आपने चेंजेस किए हैं। बेस ईयर मान के किसी भी एक साल को जिसको गवर्नमेंट ने बेस ईयर के रूप में कंसिडर किया है, तब उसमें से महंगाई हटाएगी, इन्फ्लेशन को यहाँ पे से एडजस्ट किया जाएगा, तब जाके प्राइस आएगी, और फिर इन सभी प्राइसेस को कलेक्टिवली जब ऐड किया जाएगा तो वो ये बताता है कि रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, तो बदलाव होगा, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। ये हमको इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। मीनिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज चेंजेस इन इनकम। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, बदलाव होंगे। किसमें बदलाव होंगे? आपकी आय। कल तक आपको यदि महीने के 50 मिलते थे, 50,000 लाख रुपए, और उसमें बदलाव हो जाता है 1.5 लाख रुपए का, इनकम में बदलाव हुआ। सेविंग्स में बदलाव होते हैं, जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ बचा भी पा रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, जो बचा पा रहे हैं उसके बावजूद आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा और कुछ होने की चांसेस अवेलेबल है, तो आप इन्वेस्ट भी करोगे। इनकम में से आप पहले अपना एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, आपके जो खर्च हैं, फिर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद जो बच रहा है वो आपकी सेविंग्स हो गई, तो आप सेविंग भी कर पा रहे हो, इनकम में और इन्वेस्टमेंट में आपके बदलाव हो रहे हैं। साथ ही साथ अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव चेंज यानी प्रगतिशील कुछ बदलाव हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी, तो यहां ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर आते हैं फैक्टर्स के रूप। ग्रोथ रिलेट्स टू, वृद्धि संबंधित है किससे? ग्रेजुअल इंक्रीज इन, सतत वृद्धि। किस चीज में? बढ़ोतरी या वृद्धि, इंक्रीज हो रही, बढ़ोतरी हो रही है किसमें? इन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। जीडीपी में, जीडीपी के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें शामिल चीजें हैं, उसमें क्या हो रहा है? सतत डेवलपमेंट, सतत वृद्धि हो रही है, सतत उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कंपोनेंट्स में क्या हो रही है? निरंतरता है, एक सस्टेनेबल, एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट, कंजम्पशन, यानी लोगों की जो कंजम्पशन रेट है उसमें वृद्धि हुई है। कोई सी भी चीज, कंज्यूमर गुड्स हो सकती है, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकती है। कंज्यूमर गुड्स में आप क्या देख सकते हो? फोन खरीदने में लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, कपड़े खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जूते चप्पलों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है फर्नीचर खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि वो शिक्षा के प्रति ज्यादा खर्च करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। तो कंजम्पशन किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कंजम्पशन हो रहा है। बात आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, सरकार खर्च कर रही है। सरकार खर्च कहां कर रही है? स्पेंड कहां कर रही है? हो सकता है आपको ये ज्यादा फैसिलिटी देने के लिए आपके एरियाज में अम्यूजमेंट पार्क बना सकती है, मनोरंजन के लिए पार्क बना सकती है, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, अदर थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार खर्च कर रही है, जो सरकार की एसेट के रूप में देखी जा सकती है। सरकार खर्च कर रही है यहां। तो यहां हमने देखा कंजम्पशन में भी क्या हुआ है? बदलाव आया है, बढ़ी है। गवर्नमेंट के खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। फिर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, निवेश गवर्नमेंट की साइड से भी हो सकता है, एक व्यक्ति के तौर पे आपकी तरफ से भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एक फर्म के रूप में भी खर्च, निवेश किए जा रहे हैं जमीन खरीदने में, भवन खरीदने आदि में। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को हम देखते हैं कि हमारे देश में जो निर्यात हो रहा है, निर्यात ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन आयात भी उस समय पे हो रहा है। निर्यात हो रहा है, भारत से चीजें बनकर दूसरे देशों में जा रही हैं, बिक रही हैं, वहां
कंज्यूमर है जो डिमांड कर रहे हैं भारतीय कमोडिटीज की, सर्विसेज की, भारतीय वस्तुओं की और सेवाओं की, वो डिमांड कर रहे हैं और हम यहाँ उत्पादन करके उन्हें बाहर बेच रहे हैं। इससे भारत को आर्थिक लाभ होगा, भारत की कमाई बढ़ेगी। फिर इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हम एक हाथ से चीजें बनाकर बेच तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पे हमें जरूरत भी है। कच्चा माल भी हो सकता है या फिर फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने लोहा बेचा, कच्चा लोहा बेचा, लेकिन बदले में हमने बनी हुई सुई खरीदी। घाटे का सौदा है, लेकिन हमारी जरूरत सुई बनाने की नहीं थी, हमारी हालत सुई बनाने की नहीं थी, हमें इसे इंपोर्ट करने की थी। तो शायद हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुई का इंपोर्ट किया। दूसरी और चीजें हो सकती हैं। फोन्स हमारे देश में कम बनते हैं, बड़ी कंपनियां कम हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, इतने डायनामिकली हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो उसे मैन्युफैक्चर करें, जो उसकी टेक्नोलॉजी में नए डिजाइन के साथ आए और नए चीजें उसमें बदलाव के रूप में पेश करें। तो कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो, तो यहाँ पे हमारा नेट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो रहा है, वो नेट इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इन दोनों के बीच का फर्क जो होगा, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया, एग्जाम्पल फॉर्म में 1000 रुपए का चीज एक्सपोर्ट कर दिया और बदले में उतने से कम की मान लीजिए 900 का आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। डिफरेंस जो बच रहा है वो नेट एक्सपोर्ट है। कितने का? 100 रुपए का। तो आप अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है, इंपोर्ट से थोड़ा कम है। हो सकता है अगली बार ये 100 से 200 हो जाए, 200 से 250 हो जाए, सक्सेसिव चेंजेस इसमें आए। तो ये बोलता है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल लगातार इंक्रीज हो रहा है। कहां? नेट एक्सपोर्ट में। नेट एक्सपोर्ट भी आपका बदल रहा है। तो फैक्टर्स के रूप में, कारकों के रूप में भी आप देख रहे हो कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो फाइनली ये भी चीज बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। फैक्टर को बेसिस ग्रुप में देखते हैं। बेसिस अपना फैक्टर है। आगे क्या कहता है? डेवलपमेंट रिलेट्स टू, संबंधित है, विकास संबंधित है किससे? ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इसने कहा है। पहली चीज, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब होता है कि आपके पास मानव तो है, मानव के रूप में संसाधन मौजूद है, लेकिन उसमें गुणवत्ता, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। पहले तो आपके पास मानव संसाधन होने चाहिए। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, विकास हो रहा है जो गुण और मात्रा दोनों को ही समावेश करता है। तो यहां पे पहली चीज की ह्यूमन होना चाहिए, मानव होना चाहिए। मानव कैपिटल बोल रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हो, मानव संसाधन उसको बोल रहे हो, मानव पूंजी कह रहे हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में ले लो। उसमें ग्रोथ होना चाहिए आपका। अगर उसका ग्रोथ की बात डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बोल रहा है, यानी कि वहां पे ह्यूमन का प्रेजेंस भी है और उसकी क्वालिटी भी है, उसके पास नॉलेज है जो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज्यादा अर्थ, ज्यादा पैसा जनरेट कर सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल की बात हुई। फिर इंक्रीज इन इनइक्वालिटी फिगर्स, डिक्रीज इन इक्वालिटी फिगर्स के बारे में। देखिए, किसी भी तरह से असमानता बुरी है, हो सकता है कुछ जगह अच्छी भी हो, लेकिन वो पक्ष डिपेंड करता है, परिस्थिति डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है उसमें कमी आनी चाहिए। जैसे महिलाओं को कार्य क्षेत्र में बराबरी का अधिकार, कार्य क्षेत्र में आय के अवसरों का बराबर का अधिकार, आय में बराबरी होना चाहिए। ये नहीं कि लिंग भेद के आधार पे पुरुष को कम कार्य के बदले में ज्यादा पैसे मिले और उसी कार्य को करने के बदले में एक महिला को उससे भी कम मिले। आप कम तो पुरुष को भी दे रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा कम दे रहे हो महिला को। और अगर सेम काम के लिए पुरुष को ज्यादा मिल रहे हैं और महिला को कम मिल रहे हैं, मतलब ये एक तरह का भेदभाव है, विषमता है, इनइक्वालिटी। अनेक प्रकार के भेदभाव हैं विषमताओं में। तो वो कहीं ना कहीं अर्थ जगत में आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भी, और सामाजिक दृष्टि से, तो वो सोशियो इकोनॉमिक हो गया। तो डेवलपमेंट क्या बोलता है कि सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए, सामाजिक समरसता भी होनी चाहिए, समाज का भी और अर्थ का, ये दोनों चीजों का, शिक्षा, स्वास्थ्य और
आपके जो और दूसरे क्षेत्र हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस, शिक्षा, स्वास्थ्य और इकोनॉमिकल स्टेटस, 3 चीजें। शिक्षा है तो आप अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार है तो पैसा है, और पैसा है तो आप अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हैं। पहली चीज ये, दूसरी चीज और तीसरी चीज, इन चीजों से मिलकर मैंने क्या बताया आपको, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में देखते हैं इनइक्वालिटी उस जगह पे कम होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर है तो फिर बोलता है स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी 2 चीजें हमने पहले पढ़ी थी, संस्थागत और तकनीकी बदलाव आने चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यहां पे ये कहता है स्पेसिफिकली ये कहता है कि स्ट्रक्चरल चेंज होने चाहिए दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, हम ये मानते हैं कि बदलते समय के साथ आधुनिकता की दिशा में संस्थाओं का भी निर्माण होना चाहिए और उस संस्थाओं से लोगों का, बड़ी आबादी का जुड़ाव भी होना चाहिए। अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनके उस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को उनका रोजगार मिले। जो अभी बेरोजगार हैं, कोई स्किल जानते हैं या फिर लगभग अपनी पसंद का स्किल सीखना चाहते हैं, तो कौशल विकास योजना के तहत लोगों को उस स्किल में, उस कौशल में ठीक ढंग का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उस कौशल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो जीवनी है वो चला सके, वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कमा सके। ये चीज यहां आ जाती है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, संस्थाएं बनती हैं, संस्थाओं में ऐसे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो इनसे जुड़ करके लोगों के जीवन में भी बदलाव आएगा। लोग जब बेरोजगार से रोजगार में आएंगे तो उनके हाथों में कुछ रुपए आएंगे, ये रुपए, ये धनराशि उनके जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदलने में मदद करेगी। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, सुधारता है। इंप्रूव यानी सुधारता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। किसकी? पॉपुलेशन की, आबादी की। ये कुछ पॉइंट्स फैक्टर्स तक के थे, इनके बीच की एक तरह से डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करें। फिर मेजरमेंट, आप कैसे दोनों के बीच में मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने का तरीका यहां क्या है, आप जब देखोगे इंक्रीज इन रियल जीडीपी, जैसे हमने बात किया था रियल जीडीपी, इंक्रीज इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, अगर यहां बदलाव आ रहे हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ये बढ़ रही हैं, तो आप मानोगे कि वृद्धि हो रही है। और नहीं हो रही है, वृद्धि में गिरावट आ रही है, तो ये नीचे गिरेंगे। इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा, तब वृद्धि दर कम हो रही है, पहली चीज। और इस कंडीशन में देखें तो मानव विकास सूचकांक जेंडर आधारित हो सकता है कि महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है, तो सेकंड पॉइंट। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, कितने गरीब हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु में मृत्यु दर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर आदि, ईटीसी एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मापने के, आंकने के जो तरीके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इसको, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कहा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का या किसी भी अर्थव्यवस्था को, कोई सभी देश हो, इनकी वृद्धि दिखनी चाहिए। इनका स्तर उस रैंकिंग में, उस सूचकांक में पिछले साल की तुलना, दूसरे देशों की तुलना में बेहतर होगा। यह हो रहा है तब फर्स्ट, महिलाओं को अगर जेंडर बेस्ड बोल रहा है तो बेसिकली फोकस हमेशा यही रहता है कि महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को भी इन दिनों खासकर इस सूचकांक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इनका जीवन स्तर सुधर रहा है, हम यहां देख रहे हैं। फिर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यहां पे एक बहुत बड़ी आबादी, आज भी पूरी दुनिया भर में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत भी इनमें से एक है। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहां गरीबी बहुतायत में है, जड़ें जमा रखी हैं।
अगर इन सभी के बीच में पॉवर्टी का, यदि कोई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये कहती है कि भारत का स्थान यहाँ है, अफ्रीकन कंट्रीज का यहाँ है, अफ्रीकन कंट्रीज में इस कंट्री से भी, इस देश से, इस अर्थव्यवस्था से भी भारत का स्थान यहाँ नीचे है, ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे विकास जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर भारत का स्थान निरंतर ऊपर उठता जाए, अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो गरीबी की मात्रा है उसको कम करते हुए, उसको पछाड़ते हुए धीरे धीरे हमारे यहाँ अगर गरीबी कम हो रही है तो हम दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और यही बेहतर परफॉर्म करना क्या दिखाता है? क्वालिटेटिव टर्म्स में उस अर्थव्यवस्था को या भारत को नंबर 1 दिखाता है। विकास हो रहा है दिखाता है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी। तो ये मेजरमेंट, मापने का तरीका हुआ। फिर इफेक्ट्स, प्रभाव क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स क्वांटिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वृद्धि जो है वो क्या लाएगी? क्वांटिटेटिव टर्म्स में चेंजेस लाएगी। ढेर सारे फैक्ट्रीज हो गई, खुल गई, मान के चलिए ढेर सारे नए स्टार्टअप्स खुल जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं और दूसरों को भी उसके साथ साथ रोजगार दे रहे हैं, तो बेरोजगारी की दर कम हो रही। तो एक ही चीज में हमने 2 चीजें यहाँ पे स्टडी कर ली। एक कि क्वांटिटी दिख रही है चीजें सामने आपको, लोग बेरोजगार नहीं हैं, उनके पास उनका रोजगार है और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये 2 चीजें हो गई कि आप देख पा रहे हैं और दूसरों को भी उसका फायदा मिल रहा है, उन लोगों से जो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो खुद को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। ये एक बात। और दूसरी बात इस पक्ष से क्या निकलती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में से क्या निकलती है? बेरोजगार नहीं है लोग तो उनके हाथ में पैसा है, फिर वो शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं, आदि आदि क्षेत्रों में। तो उनके जीवन की जो गुणवत्ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो जीवन स्तर है, उसमें बदलाव आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। मैंने एक एग्जांपल के बेस में इन दोनों को एक करके समझा दिया, चीजें वही है। फिर रिलेवेंस, क्या संबंध है यहाँ पे? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल और पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो ये दर्शाएगा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है, बढ़ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है प्रोग्रेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन में बदलाव होता है। ये गुणवत्तापूर्ण जीवन किसी भी तरह का हो सकता है कि हर एक परिवार को जो कल तक नेसेसिटी बेस्ड लाइफ अटेन करता था, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, हमेशा हम ये देखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। इससे बाहर निकल के आपके पास घर तो है लेकिन झोपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट हो रहा है, अच्छे एरिया में रहने वाला पॉश एरियाज में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे रीजन्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द आसपास लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीवन स्तर है, उसको आंकते हैं। यहां पे बताने का सिर्फ इतना मतलब हो गया, अगर आप अपने इर्द गिर्द इन चीजों को देखें तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आ जाएगा, आपका क्या है, आपके इर्द गिर्द आपके किसी पड़ोसी का क्या है, और साथ ही साथ उन लोगों का जो एक अमीर वर्ग को बिलोंग करते हैं। लोअर क्लास, पहले पॉवर्टी, फिर लोअर क्लास फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, और उसके बाद फाइनली रिच क्लास। तो ये चीज बताती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तब। अब हमने अब तक जो स्टडी किया है उसको नटशेल में एक बार स्टडी करते हैं। पहली चीज है आपकी जरूरत। आपकी जरूरत है, जरूरत इस सर्कल के अंदर है, इस सर्कल के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी जरूरत है। यानी ये सर्कल जो है
पहला बीच का जो सर्कल है वो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति एक आम आदमी है, आम आदमी की एक जरूरत है, एक नीड है। फिर इस एक आम आदमी की नीड के बाहर का एक सर्कल है जो ये बताता है कि उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की चाहत है, जरूरत है, तो उस जरूरत के लिए वो मांगेगा उस वस्तु को, उसकी डिमांड करेगा। तो डिमांड हम देखते हैं कि यहां डिमांड होगा आउटर सर्कल में, जहां डिमांड होगा उसके पीछे पीछे सप्लाई होगी। हम ये देखते हैं कि उस डिमांड को मीट करने के लिए चीजों का उत्पादन होगा और उत्पादित वस्तु का यहां पे सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा सामान किसी भी जगह से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर से फिनिश्ड गुड्स आएंगे और वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं मार्केट में। अगर वो वहां से नहीं आ रहा है तो हम सोचते हैं कि टर्शरी सेक्टर से आ रहा है किसी प्रकार की सेवा। अगर पहले दो सेक्टर की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, तो वहां से हमको मूल रूप से वस्तु देखने को मिलती है, लेकिन टर्शरी सेक्टर से हमको दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट आदि परिवहन की चीजें मिल रही है, सेवाएं मिल रही है, बैंकिंग, एजुकेशन मिल रही है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है ऑफ कंसल्टेशन। तो ये जो दूसरा सर्कल है डिमांड और सप्लाई का है कि ये चीजें यहां पे मौजूद होंगी। स्टडी क्यों कर रहे हैं देखते हैं। डिमांड सप्लाई नीड बेस्ड होगा, एक कॉमन मैन की नीड और कॉमन मैन की नीड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिमांड सप्लाई होगी, और डिमांड सप्लाई किसी भी इकोनॉमी का एक मूल्य होता है। इस इकोनॉमी के अंदर में हम ये देखते हैं कि जब भी डिमांड होगी, सप्लाई होगी, जरूरत होगी, तो वहां कहीं ना कहीं अर्थ शामिल होगा। अर्थ यानी कि रुपया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो रुपया है हमारे सामने। इस रुपए के कारण अर्थव्यवस्था चल रही है। निरंतर अर्थव्यवस्था में इसका इनफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। इनफ्लो होना चाहिए कॉन्स्टेंटली, और जितना ज्यादा रुपया, जितना ज्यादा डॉलर, रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है करेंसी को, मनी को, इन सिंपल टर्म्स मनी। हमारे पास क्या है? मनी है, हमारे पास धन है। तो जहां धन होगा, जहां अर्थ होगा, वहीं अर्थव्यवस्था है, और उसी अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अब एक चीज यहां पे कहने वाली बात आई कि डिमांड और सप्लाई प्लेज अ की रोल, एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। मांग पूर्ति मुख्य भूमिका निभाते हैं इन इकोनॉमी में मुख्य भूमिका के रूप में होते हैं इन डिटरमाइनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने अभी तक ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा, तो ये तय करते हैं मुख्य भूमिका के रूप में, मुख्य किरदार के रूप में डिमांड सप्लाई होते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, और ये डिटरमाइन करते हैं, ये तय करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। होगा तो किस रफ्तार से होगा, किस तरह का होगा। तो हमने ग्रोथ डेवलपमेंट देख लिया, फिर डिमांड सप्लाई को देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और उसी में ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी कर लिया, और वैल्यू ऑफ। तो इकोनॉमी इन अ नटशेल कहने का ये मतलब था कि किसी भी इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई होगा, कॉमन मैन होगा, उसकी जरूरतें होंगी, वहां पे धनराशि, वहां पे मनी इन्वॉल्व होगा, और उसके साथ ही साथ डिमांड सप्लाई जो होगा मूल रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, वो तय करेगा कि किस तरह का होगा। अगली चीज हम देखते हैं, डिमांड सप्लाई की बात की है तो डिमांड और सप्लाई को प्रभावित कौन करते हैं? इनसाइड और आउटसाइड एक्टिविटी इफेक्ट्स और इंपैक्ट्स द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई को क्या चीजें? पहली चीज आपके सामने जो यहां पे पिक्चर है वो दर्शा रही है, वॉर हो रहा है। वर्तमान भारत में हम देखें या पूरी देश और दुनिया की बात करें, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, इन दोनों के बीच का जो युद्ध है, उसकी वजह से डिमांड सप्लाई में कुछ चेंजेस आए हैं। डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कुछ कट डाउन हुए हैं, कुछ रुकावटें पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है बहुत सारे सेक्टर्स में वो रुक गई है। आपको
सेमीकंडक्टर आफ्टर कोरोना, कोरोना के आप समय में देखते हैं कि पूरे देश के देश बंद थे, अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आप को क्लोज कर लिया था क्योंकि ट्रेड रुक गया था, आवाजाही रुक गई थी, बीमारी ने पूरे दुनिया भर में अपने कदम पसार लिए थे। सेमीकंडक्टर उनमें से सबसे एक खास चीज है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूं, वो ताइवान से मैन्युफैक्चर होकर पूरी दुनिया को सप्लाई हो रहा है। दूसरे देशों में जितनी भी चीजें बन रही है, सेमीकंडक्टर का जितना भी उत्पादन हो रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना, एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे क्योंकि ट्रेड बंद था, सप्लाई चेन यहाँ पे धराशाही हो गई थी। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे उसमें कमी आ गई, इसके दाम बढ़ गए, प्रोडक्शन रुक गया था। अब शॉर्टेज की वजह से दुनिया भर में जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन, जैसे लैपटॉप्स, जैसे टैबलेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज वेल एज द ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी चीजें सेमीकंडक्टर के फॉर्म में हमको चाहिए होती थी एज अ मेन कंपोनेंट, वो नहीं मिल रहा है। सेमीकंडक्टर के रुक जाने की वजह से प्रोडक्शन में रुकावट आई दूसरी चीजों के जिसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज यहां पे फेस करना पड़ा है वेरियस सेक्टर्स को, स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड विद द टर्शरी सेक्टर जो सेवाएं प्रदान कर रहा है। वहां ये विकास की जो दर थी, जो वृद्धि और विकास की जो दर थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो दर थी, उसमें रिडक्शन है। वॉर ने किसको इंपैक्ट किया? डिमांड को और सप्लाई को। डिमांड बनी हुई तो थी, डिमांड बढ़ती भी जा रही थी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो वॉर की वजह से यहां पे कुछ इंपैक्ट हुआ। फिर क्राइम, मान लीजिए ग्रोथ तभी भी होगा जब सप्लाई चेन जिंदा है, जब डिमांड है, लेकिन मान लीजिए आपके देश में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात हमने की थी, जब डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डेवलपमेंट है। अगर मान लीजिए कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है लगातार, लेकिन उस देश में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, चाइल्ड लेबर हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो बच्चों या मानव देह की तस्करी, ये जो तस्करी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहे हैं, कई प्रकार के इंटरनल क्राइम्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ये अगर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट घटेगा। जब ये घटेगा तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट के घटने की वजह से हम यहाँ पे डिमांड सप्लाई में भी कुछ फर्क देखेंगे। आप कल तक किसी देश में बिजनेस कर रहे थे, आपके प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट था, उसका बहुत ज्यादा डिमांड था, लेकिन बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए और अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी देखते हुए, अपनी इमेज को सिक्योर करने के लिए, कंपनी की इमेज को सिक्योर करने के लिए आपने पुल आउट कर लिया खुद को, उस इकोनॉमी से, उस मार्केट से अपने आप को निकाल लिया। आईफोन ने जैसे चाइना से निकाल लिया। डेफिनेटली वहां पे सप्लाई चेन में कुछ बाधाएं हैं, सप्लाई कहीं ना कहीं वहां पे प्रभावित होती है। ये प्रभावित होने वाली जो सप्लाई है वो डिमांड को हिट करती है। डिमांड क्योंकि पहले से थी, सप्लाई यहां पे कम हो गया, डिमांड उसके एवज में बढ़ गया है, तो डिमांड सप्लाई बढ़ रही है। डिमांड सप्लाई में यहां फर्क आ रहा है, किसकी वजह से? क्राइम की वजह से। रिसेशन, मंदी का दौर, मंदी की दौर की वजह से भी डिमांड सप्लाई यहां पे आपको देखने को मिलता है। बहुत महंगाई आ गई, बहुत महंगाई की वजह से सामान यहाँ पे महंगे हो गए, लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, खर्च को कंस्ट्रेंट कर दिया, अपनी जेबों को और ज्यादा सिकुड़ना शुरू कर दिया। जेबों को सिकुड़ना कहने की जगह अगर मैं ये कहूं कि अपने हाथों को सिकोड़ लिया, खर्च करना कम कर दिया इकोनॉमी में। सामानों के दाम महंगे हैं, धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी में, मैंने जो दिखाया था पिछला वाला सर्कल, इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर डिमांड, डिमांड सप्लाई, नीड, नीड, और फिर उसके सबके अंदर में अर्थ, यानी धन होना चाहिए। अब ये धन नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने खर्च करना कम कर दिया है। सेविंग्स तो हो नहीं पा रही है क्योंकि खर्च आपके ज्यादा थे, महंगाई ज्यादा थी, महंगाई की वजह से। लेकिन अब आपने निवेश करना कम कर दिया है, आपने सेविंग्स करना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में आप कुछ इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। अभी बचा लो,
शायद महंगाई कम होगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखेंगे, बचा लो। बैंक में से पैसे निकाल लो, महंगाई ज्यादा है, ज्यादा रेट्स लग रहे हैं, बैंक वाले सेविंग्स के ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं, या फिर एफडी के ज्यादा चार्ज हो रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, पैसा डिपॉजिट ही मत करो, ज्यादा अपने पास रख लो। इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो है, जो रुपए का फ्लो है, जो करेंसी का, मनी का फ्लो है, वो रुक गया। डिमांड सप्लाई यहां भी उसकी हिट हुई। सिर्फ कमोडिटी को मत देखिए, वो तो उसका सेकेंडरी एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे मनी की डिमांड जो है, मनी की जो सप्लाई है वो कम हो गई। रिसेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो डिमांड और सप्लाई को हिट करता है। महंगाई के बाद सीधे रिसेशन हमको देखने को मिल रही है। आर्थिक मंदी का दौर से गुजर रहा है, चीजें हद से ज्यादा महंगी हो गई हैं। लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के हाथ में, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके हाथ में खुद इतना पैसा नहीं है कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीजें महंगी हो गई हैं, तो उत्पादन रुक गया कहीं ना कहीं। सप्लाई उन्हीं चीजों का हो सकता है जो प्रोड्यूस हो रही हैं। कंज्यूमर तो है, कंजम्पशन करना चाहता है, महंगाई इतनी है जो अवेलेबल है उसको भी खरीद नहीं पा रहा है, और मार्केट में चीजें नहीं आ रही। तो रिसेशन का दौर भी है, डिमांड सप्लाई को यहां पे हिट करता है। अगली चीज में देखते हैं और क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये भी डिमांड एंड सप्लाई को हिट करते हैं। अगर मान के चलिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके फोन में कल तक आप बटन यूज करते थे, फिर टच यूज करने लगे, अब आप उसमें सीरी जैसा जो फंक्शन होता है आईफोन का, वो यूज करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सिर्फ उससे बात कीजिए, कमांड दीजिए, वो आपकी बातों को सुनेगा। इफ यू से प्ले अ सॉन्ग, वो जो डिवाइस के अंदर में एआई फंक्शन है, वो फंक्शनैलिटी प्रिपेयर करेगा कि आपको गाना सुनना है, आपको वो गाना सुनाएगा। आपको अगर कहना है कि आज डेट कौन सा है वो बताओ, वो डेट बताएगा। आप गूगल में सर्च करते हो कि इस जगह का लोकेशन क्या है, वो आपको लोकेशन बताएगा। आप गूगल मैप में देखते हो, उस पे कोई एक अनजान लेडी आपसे कहती है टेक द फर्स्ट लेफ्ट, टेक द फर्स्ट राइट, गो स्ट्रेट, यू आर 100 मीटर्स अवे। आपको डिस्टेंस के बारे में और लोकेशंस के जो टेरेन्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है, उस मैप में एआई फंक्शन दे रहा है, एआई टेक्नोलॉजी दे रही है। तो टेक्नोलॉजिकल जब एडवांसमेंट्स होंगे तो उस कंडीशन में आप उन चीजों की डिमांड करेंगे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। बिटकॉइंस की ज्यादा डिमांड हो रही है, तो बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए आपको जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगते हैं, ज्यादा सीपीयूज लगते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर अच्छे लगने चाहिए ताकि आप माइनिंग कर सके बिटकॉइन की, तो आप उन चीजों की सप्लाई के लिए डिमांड ज्यादा करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मैंने आपको दो तरह से बताया, बिटकॉइन और नए फोन्स। तो नए फोन में जो फंक्शन होगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। फिर इंटरनेशनल फोरम्स एंड ओआरजी, ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं। जो फोरम है यानी मंच हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अगर इनके द्वारा किसी तरह का इंडेक्स जारी किया जाता है, इनके द्वारा अगर कोई प्रपत्र सामने लाया जाता है, कोई ओथ लिया जाता है, किसी बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो कोई ना कोई कंट्री तो ऐसा होगा शायद जिसकी इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी हो, तो उनके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा। जिसके यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगी उसके यहाँ डिमांड सप्लाई बढ़ेगा। पहले ही हमने देखा है पिछले स्लाइड्स में कि डिमांड सप्लाई इन्वेस्टमेंट इस तरह से इंपैक्ट होता है। तो एक ये भी बात हो सकती है, और जिनके यहाँ ऑलरेडी खराब कंडीशंस हैं, जिनके यहाँ इंडेक्स में भी रैंकिंग उनकी कम है, आतंकवाद ज्यादा है मान लो, तो ऐसी कंडीशन में उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कम आएगी, डिमांड सप्लाई ऐसे ही गिर जाएगी। जैसे ये मैप जो है वो पाकिस्तान का मैप है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं कि बर्फ पिघल रही है, तो वो कैसे हमको इंपैक्ट करेगा। देखिए, बर्फ पिघल रही है, पानी का स्तर ऊंचा उठ रहा है, जो देश छोटे टापू के हैं वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, उनके लिए भी हमको किसी न किसी तरह की फैसिलिटीज को डेवलप करना है। हो सकता है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, कि अगर देश डूब जाएंगे तो हमको तैरते हुए आइलैंड्स बनाने पड़ेंगे, उनके लिए घर बनाने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा भूभाग जो है पृथ्वी का बर्फों के पिघलने की वजह से डूबेगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास कौन से एडवांसमेंट्स हैं? ऐसी
स्थिति को फेस करने के लिए, हमारे पास ऐसी चैलेंजेस को फेस करने के पास हमारे पास क्या आज कोई नया प्लान है? शायद अगर आज हम उस पर काम करना शुरू करें तो हम डिमांड सप्लाई फिर क्रिएट कर सकते हैं। जो आसपास के ऐसे देश हैं, जो टापू हैं, जो डूब रहे हैं, वो इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें, उनकी डिमांड करनी शुरू कर दें, सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, डिमांड सप्लाई वहां प्रभावित होगी। दूसरा, ये जो बर्फ पिघल रही है यहां, इस बर्फ के पिघलने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और वो ये कह रहा है कि अपने कार्बन एमिशंस को कट डाउन कीजिए। आप जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसे गिराइए ताकि बर्फ कम पिघले, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अगर पृथ्वी गर्म कम होगी तो ये जो ठंडे क्षेत्र हैं, ये जो बर्फ हैं, वो पिघलेंगे कम, पानी का स्तर कम, थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ज्यादा नहीं उठेगा। तो जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों को ये दबाव बनाया जाता है कि आप अपने कार्बन एमिशंस को कम कीजिए। कार्बन एमिशन कम करने का मतलब ये होता है कि फैक्ट्रियों को कम करो, अपनी गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को कम करो। किसी ना किसी तरह की बंदिश है, यानी कि सरकार रोक लगाएगी। जहां रोक लगाएगी वहां पे इन्वेस्टमेंट, बाहर देशों से भी आके जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो यूनिट्स तैयार करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। तो आपको नई टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी, आपको नए इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, समझ के चलिए डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक रहा है। और डेवलपमेंट, और मैंने पिछली स्लाइड में ही कहा था, जहां पे डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रभावित हो रहे हैं, तो प्रभावित करने वाला अर्थव्यवस्था में दो चीज मुख्य है, वो ग्रोथ है और डिमांड है और सप्लाई है। तो इस वजह से भी डिमांड सप्लाई प्रभावित हो रहे हैं। फिर एक्सटर्नल डेब्ट, कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने देश में निवेश बढ़ाने के लिए, अपने देश में जो पब्लिक एसेट्स क्रिएट करने के लिए उसे चाहिए होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, स्कीम्स को चलाने के लिए मनी। ये उधार लेकर आते हैं विश्व बैंक से, IMF से। तब ऐसी कंडीशंस में, या फिर दूसरे देशों से लाइन ऑफ क्रेडिट लेते हैं, जैसे चाइना देता है। पाकिस्तान का मैप है, पाकिस्तान आज कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। भरपूर मात्रा में इसने अंतरराष्ट्रीय संगठन से, दूसरे देशों से जो है कर्ज लिया हुआ है। ये ओढ़ा हुआ कर्ज, लिया हुआ कर्ज अपने ही देश के लिए एक खतरा साबित होता है, खतरा साबित करता है, खतरा पैदा करता है। एंड ऑफ द रिजल्ट, इनके यहां भी इन्वेस्टमेंट रुकेगा, इनके यहां लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, लोगों के हाथ में ही पैसे कम होंगे क्योंकि सरकार ऐसी चीजें क्रिएट नहीं कर पा रही है। जब ऐसा होगा तो डिमांड सप्लाई डेफिनेटली हिट होगी। डिमांड सप्लाई अगर हिट हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होंगे, डाउनग्रेड होगा, फॉल होगा इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, which leads to downgrading the economy of the country, ranking of the country in economical terms, and a strong economy बहुत नीचे। और क्या चीजें हैं? और ये हो सकता है कि पॉलिटिकल रिजाइम चेंज हो। समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं इसको। पॉलिटिकल रिजाइम चेंज हो यानी कि देश की जो सत्ता है, सत्ता में बदलाव होता है। तो सत्ता में बदलाव होता है, उनकी अपनी नीतियां होती हैं जो डिमांड सप्लाई को यहाँ पे इंपैक्ट करेगी। कि उनकी पॉलिसी ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, आप कितनी आजाद है, प्राइवेटाइजेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, बाहर से FDI इनफ्लो के लिए वो पॉलिसी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है, टैरिफ क्या है, सब्सिडी क्या है, और कोटा सिस्टम क्या है, इसमें लाइसेंसिंग राज हो रहा है क्या, इंस्पेक्टर राज हो रहा है। ये सारी चीजें आप पॉलिटिकल रिजाइम के अंदर में देखते हैं। जब कोई किसी देश में, जैसे वर्तमान स्थिति में सरकार की खूब तारीफें होती हैं इसलिए कि वो FDI बढ़ा रही है, आलोचना भी होती है क्योंकि वो FDI बढ़ा रही है, लोकल इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन तारीफ इसलिए होती है कि बाहर से हम लोग अट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा एडवांसमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसीलिए इसकी बुराइयां की जाती हैं, इसीलिए इसे नकारा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकली फेल कर जा रहे हैं उनके टेक्नोलॉजी के सामने। हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, उनको इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दोनों ही चीजें, पॉलिटिकल जब रिजाइम चेंज होगी, जब देश की सत्ता में बदलाव आएगा, तो कहीं ना कहीं विकास की जो बात है, जो वृद्धि की बात है, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा। फिर आती है कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस। देश की एक श्रीलंका का ये मैप है, ये मैप जो है वो श्रीलंका का है, साफ कहता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसकी हालत आज नीचे गिर गई है।
डिमांड तो है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। गाड़ियां तो हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। घर में बर्तन तो हैं, चूल्हे तो हैं, लेकिन चूल्हे को जलाने के लिए एलपीजी सिलेंडर नहीं है या फिर कोई केरोसिन का तेल नहीं है और पकाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसी हालत, लेकिन फिर भी इनको सप्लाई जो है भारत अपनी तरफ से कर रहा है। दूसरे और भी जो बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहे हैं वो हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं देश की जो ग्रोथ है, जो उसकी डेवलपमेंट है, वो रुकती है और डिमांड सप्लाई की मुख्य भूमिका होती है इनको तय करने में। फिर टेररिज्म एंड इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस, बहुत साफ है कि अगर कोई देश इस तरह से प्रभावित होगा तो उस देश में क्षेत्रीय स्तर पे भी निवेश कम होगा, लोग उसमें दिलचस्पी कम लेंगे, क्योंकि आतंक है। आज आप ब्रिज बनाते हो, कल तोड़ दिया जाता है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आप इस चीज को बहुत ही सरल तरीके से देख सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये नक्सलवाद से प्रभावित है। ये वाला जो एरिया है वो आपका आतंकवाद से प्रभावित है। दोनों ही जगहों में लोग कार्य करने के लिए आगे नहीं आते हैं, या कार्य करने में घबराहट होती है, उसके विस्तार में, वृद्धि में कहीं ना कहीं देरी होती है, या फिर हेजिटेट करते हैं उस चीज को करने के लिए, आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए पीछे ही हटते चले जाते हैं, आगे नहीं आते हैं। इस वजह से भी एक विकास की अवधारणा जो है, वृद्धि होने की जो चांसेस हैं, कम हो। फिर देखते हैं ज्योग्राफिकल सिचुएशंस एंड कल्चर। जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है? ये एक मैप है, देखिए अलग अलग देशों के यहां पे बारे में बताया जा रहा है मैप में। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, सऊदी अरेब, एरिया, जापान। अब इसी को दूसरे मैप में बता रहा है पिन करके। ये मैप है अलग अलग। तो ज्योग्राफिकल आप इनका स्टेटस देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो पानी से घिरे हुए हैं या फिर अंदर है तो लैंडलॉक्ड है। इनके अंदर में भी कुछ लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। जिसकी जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होगी वैसे ही उनका कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से बने हुए हैं। जो पानी है उनके यहाँ नौकायन ज्यादा होगा, इनके यहाँ ज्यादा रोड्स हो सकती है कनेक्टिविटी में, तो उसी तरह के निवेश भी आएंगे उनके यहाँ। बार बार निवेश कहने का ये मतलब हो सकता है कि जब तक पैसा नहीं लग रहा है कहीं, जब तक लोग आगे नहीं आ रहे कमाने के लिए, खुद भी वो लोग वैसे ही चीजें तैयार करेंगे, वैसे ही उनके यहाँ निवेश होगा, वैसे ही उनके साथ आर्थिक लेन देन होगा, ट्रेड होगा। ट्रेड होगा तो इनके यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो मेन जो कॉरिडोर्स ओपन होंगे थ्रू ट्रेन्स और थ्रू बस और रोड। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, और तीसरी पॉसिबिलिटीज में ये हो सकता है कि एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो परिस्थितियां जैसी होंगी वैसे ही अर्थव्यवस्था का साइज और अर्थव्यवस्था का ढांचा क्रिएट किया जाएगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक आपका सिचुएशन क्या है, आपकी स्थिति किस जगह पे है, वो बहुत मायने रखती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए। ये चीजें हो गई। फिर कल्चर, जैसे मैंने बोला कल्चर, लोग कल्चर को भी देख कर प्रभावित होते हैं। अगर मान के चलिए आपकी अर्थव्यवस्था जो है एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें आप लोगों को टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट करते हैं, कोस्टल है, नदी के तटों से जुड़ा हुआ है, तो लोग आपके यहाँ समुद्रों के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए, और जैसे गोवा उसका परफेक्ट एग्जांपल है, आप उस जगह पे टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं, टूरिज्म वहां पे ज्यादा जुड़ा हुआ है, वहां पे आप ज्यादा जाते हैं। और उसी तरह से अगर किसी के यहाँ नृत्य, गायन, उनके यहाँ के परिधान, खान पान में विशेष कल्चर देखने को मिलता है, सांस्कृतिक रूप से अगर वो वैसे है तो उनके यहाँ भी बढ़ता है। तो डिमांड किस चीज की है? अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो सैलानी है उस जगह को जाना चाहते हैं, उस जगह को विजिट करते हैं। सप्लाई क्या है? कल्चरल एस्पेक्ट को वो देते हैं, खाने की, पीने की, रहने की, अपने संस्कृति को दिखाने से संबंधित चीजों को वो सप्लाई करते हैं, ऑफर करते हैं। सप्लाई का मतलब सिर्फ ही नहीं आप चीज दे रहे हैं, आप सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इन चीजों की डिमांड है।
इन चीजों की सप्लाई भी उसी हिसाब से होती है जैसी डिमांड है। फाइनली हम डिस्कस करेंगे अब अर्थशास्त्रियों की। अर्थशास्त्री कौन होता है? अर्थशास्त्री वो हैं जो अर्थव्यवस्था को गौर से अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ नए फॉर्मूलेज ऐड करते हैं, पिछले फॉर्मूलेज में कुछ बदलाव लाते हैं। तो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलती हैं। तो अर्थशास्त्री वो हैं जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था का भी कीनली उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और अपने बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं, ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आगे रखते हैं, जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से और आगे बढ़ाए और अधिक संपन्न बनाए। आपके सामने दो अर्थशास्त्री हैं, एक है आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। पहले भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने एक महान विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से और उसे चलाया भी एक बहुत लंबे समय से। पहले इन्होंने अपनी पूरी जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जिस तरह से व्यापार होता है, जिस तरह से शासन व्यवस्था होती है, जिस तरह से चीजों के लेन देन होते हैं, जिस तरह से समाज का वर्गीकरण है, जिस तरह से समाज के लोग किस तरह के कार्यों को संपादित करते हैं, उससे अर्थ कैसे बाहर निकलता है, अर्थ की कैसे यहाँ पे सर्कुलेशन होती है, किस तरह से वो चक्र के रूप में घूमता रहता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, इसको पहले समझा। इन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की और उसके बाद इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने एक ऐसा वृहद दरवाजा खोल के रख दिया पूरे देश और साम्राज्य के उस समय के लिए और उसके बाद आने वाले आज तक के समय में पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से राज्य किया जाता है, किस तरह से वो राज्य, वो शासन व्यवस्था अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, आगे बढ़ाती है, संपन्न कर सकती है। तो ये एक महान व्यक्ति रहे हैं हमारे भारत के, तो ऐसे पहले अर्थशास्त्री रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, पाश्चात्य संस्कृति और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इसे इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि इसे नहीं प्रदान की कि हम इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करें, इनके किए हुए कार्यों को और ज्यादा हम फैलाएं और उनसे सीख करके अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे ज्यादा मजबूत रूप में सामने रखें, प्रशस्त करें। इनसे काफी सारे यूरोपियंस ने भी सीखा है, इसके प्रमाण मिलने ना मिलने के जैसे बराबर हो जाते हैं, लेकिन छुपाया ही जाता है यूरोपियन डोमिनेंस के सामने। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में एडम स्मिथ, इनको भी एक इकोनॉमिस्ट माना जाता है और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में इनको पहचान मिलती है। तो ये कौन थे? संस्कृत शब्द के अर्थ से निकल के आता है अर्थ व्यवस्था। इसका क्या उद्देश्य? अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य और शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ या पुस्तक। संस्कृत शब्द अर्थ और शास्त्र और कार्य करने का लक्ष्य राज्य कला की एक व्यापक समझ है, जो एक सम्राट को, उस समय इनके सम्राट हुआ करते थे और उन जमाने में सम्राटों की प्रथा थी। उस समय का लोकतंत्र चुन करके आने वाले लोगों का नहीं था। तो ये कहता है सम्राट को प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम करेगा। देखिए, कोई भी साम्राज्य हो किसी भी तरह का, चाहे वो लोकतंत्र को ही अगर मैं इस फील्ड में जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसमें गिन लो, तो आप ये मान के चलिए जिस देश की जनता खुश है, खुशहाल है, अच्छी जिंदगी जी रही है, अच्छा कमा रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा स्वास्थ्य है उनका, शिक्षा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो शांत होगी। और ना हो तो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को उखाड़ के फेंकना, बाहर फेंक देना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो सम्राट के लिए क्या लिखा गया? सम्राट को प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम करेगा। भारतीय दर्शन में राजा को ईश्वर तुल्य माना गया है। एक राजा ईश्वर तुल्य होता है, भगवान के बराबर होता है। अगर भगवान के बराबर होता है तो भगवान को हम पिता के रूप में भी कंसिडर करते हैं। भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्रों का यही मत है।
कि ईश्वर हमारे पिता है। चाहे कहीं और दूसरी जगह भी देख लीजिए, ईश्वर को पिता के रूप में ही माना गया है। तो ईश्वर या पिता का कार्य अपने बच्चों का पालन पोषण होता है, उसके भरण पोषण का होता है, उनके विकास वृद्धि का होता है। तो यदि एक राजा ईश्वर के तुल्य है, पिता के तुल्य है, तो वो शासन तब कर पाएगा जब उसकी जनता, उसकी प्रजा, उसकी संतान के रूप में वो उसकी सेवा करेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। अर्थव्यवस्था का पहला। तो यहाँ इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके हिसाब से जो इन्होंने दुनिया के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो ज्यादा बेटर रही है। वर्तमान में प्रॉफिट मोटिव होता है। जरा इधर देखते हैं, द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, इको यानी घर, मीनिंग होम, एंड नोमस यानी लेखा यानी अकाउंट, मीनिंग अकाउंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया घर का लेखा, या फिर घर अगर मैं एक कंट्री को कंसिडर करूं तो इस पूरे देश में होने वाली सभी एक्टिविटीज का, सभी प्रकार की गतिविधियों का लेखा जोखा, एक अकाउंट। तो ये इकोनॉमिक्स कहता है। फिर इन्होंने जो चीज मैंने पहले आपको बताया कि ये इनसे पूर्व के व्यक्ति थे, इन्होंने जो कार्य किए हैं आज शायद इतना सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है, जो इनकी मान्यता है, वो कहीं कम नहीं हो जाती है। कौटिल्य विष्णुगुप्त के समय 350 से 275 बीसीई के समय के व्यक्ति थे, और दूसरी तरफ पे जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और श्री विष्णुगुप्त जी ने जो कौटिल्य या फिर चाणक्य जिसे आप कहते हैं, उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी थी। कब? इस समय पे। द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, जो बहुत पॉपुलर है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, इनका जन्म हुआ था 5 जून। इस पे ये इनकी टाइमलाइन है, 1723 से 1790 इनका जीवन आयु रहा। और ये इनका देखिए, ये काफी पहले, इनसे पहले, लेकिन उनको आचार्य विष्णुगुप्त को कभी भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कंसिडर नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से ये व्हाइट सुपीरियरिटी या यूरोपियन सुपीरियरिटी की बात रही है कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। लेकिन खैर, किसी को फादर कहा जाए या ना कहा जाए, ये एक बात हो सकती है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम नकार नहीं सकते। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वर्तमान में देखा जा रहा है तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी करंट रनिंग रिजाइम में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में। फिर इन्होंने, ये कौन थे? एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता थे, दार्शनिक थे और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगली स्लाइड्स में अर्थशास्त्र के बारे में, अब इसी चीज के बारे में क्या करता है कि अर्थशास्त्र पर उनकी 1776 की किताब के लिए जाना जाता है इनको, जो ये मैंने आपके सामने रखा है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे इन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। स्मिथ ने इस अवधारणा को पेश किया कि मुक्त व्यापार, अच्छा किस चीज के लिए विशेष? मुक्त व्यापार से व्यक्तियों और समाज को समग्र रूप से लाभ होता है। सीधी बात, इन्होंने लाभ की बात की। प्रॉफिट मोटिव इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमी। तो इस बारे में ये बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, यूरोपियन वर्ल्ड में ये सारी चीजें होती हैं, वाइड सुपीरियरिटी प्लस प्रॉफिट मोटिव।